कांग्रेस की बुराई करते करते कांग्रेस के तलवे चाटने लगूंगा क्योंकि पार्लियामेंट का टिकट मिल जाए। स्थापित अपने आप को कीजिए, युवराज की चमचागिरी में लगे रहिए। राहुल कांग्रेस के लीडर कहें कि मुसलमानों की पहली पार्टी कांग्रेस है, वो धार्मिक भावना नहीं बहका रहे हैं, लेकिन 82% हिंदुओं की हम बात करते हैं, उनके हक अधिकार की हम लड़ाई लड़ते हैं। तो आशुतोष को लगता है कि हम धार्मिक बारे में बात करेंगे, जिस दिन दलितों के हक के बारे में बात करेंगे उस दिन ये कहेंगे ये लोग जातिवाद फैलाते हैं। ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। और आज की तारीख में इस देश को जिधर दारुल इस्लाम की तरफ ठेल रहे हैं मुसलमानों का तुष्टीकरण कर करके, ये देश के लिए खतरनाक है। आपने कहा 82% लोगों की बात करते हैं, जब आप जनता दल यूनाइटेड में थे तो आप 100% लोगों की बात करते हैं, जब बीजेपी में आ गए तो 82% लोगों की बात कर रहे हैं, कल बीएसपी में जाएंगे तो कितने परसेंट की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, सैम पित्रोदा का एक बयान आया था, हुआ तो हुआ। तो दोस्तों इस पर घमासान मचा था और बीजेपी की 303 सीट आ गई थी। तो दोस्तों वही सैम पित्रोदा ने अब नया सगुफा छोड़ दिया है कि यूएस में जैसे होता है कि कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी 55% जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट रख लेती है। तो दोस्तों सैम पित्रोदा का कहना है कि भारत में भी ये कानून लागू हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस पॉइंट को भुनाते हुए मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी ने रैली में बहुत खरी खोटी सुनाई कांग्रेस को इस पॉइंट को लेकर। तो दोस्तों राहुल गांधी जी अपने आप को घिरते हुए देख लिए, तो उन्होंने अपना पुराना कार्ड खेल लिया जातिगत जनगणना का और इस पे अड़िग रहने की बात कही। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो जो आशुतोष है, कथित राजनीतिक विशेषज्ञ, उनके साथ है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक की डिबेट हो रही है। डिबेट में दोनों के बीच भयंकर घमासान होता है और अंत में अजय आलोक इनकी असलियत बता ही देते हैं और इनकी इज्जत उतार देते हैं। दोस्तों डिबेट बड़ी जबरदस्त है, आपको पूरा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अब तो जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी की ओर से भी बिहार के संदर्भ में दावा किया जाता रहा कि हमने भी सपोर्ट किया है, ये वो दुनिया भर की बातें कही गई। अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि यही मेरे जीवन का मिशन बन गया है और मैं हर हाल में जातिगत जनगणना करा कर रहूंगा। यह मुद्दा भारी पड़ेगा बीजेपी को चुनाव में। आता है अभी भी आप लोग राहुल गांधी को इतना सीरियसली क्यों लेती है? जातिगत जनगणना, अरे जब इतना जातिगत जनगणना करवाना था तो कर्नाटका में सारे के सारे मुसलमानों को एक ही बार में उठा के ओबीसी कोटा में डाल दिया। कहां गया जातिगत जनगणना? किसका हक मारा है उन्होंने? जरा इसका जवाब बाकी घमंडियों से लीजिए कि बाकी ओबीसी को हक मारा कि नहीं। अगर सारे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया कर्नाटका में तो तब समझ में नहीं आता है। नए नए शुगुफे रोज छोड़ते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। सेल्फ गोल करने की आदत है। सैम पित्रोदा कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स हम लोग लगाएंगे अमेरिका की तरह। बहुत बढ़िया, 50% संपत्ति सरकार, 55% संपत्ति सरकार की हो जाएगी, 45% आपकी बेटे की रहेगी। तो चित्रा जी आप भी संपत्ति मत बनाएगी। कांग्रेस आ गई तो संपत्ति आपकी बनेगी या चली जाएगी सरकार के पास। भाइयों ये सेंटी बातें बनने एक साथ लगता है मुझे कि लेनिन और चंगेज खान दोनों की आत्मा एक ही साथ घुस गई है। मतलब क्या बात कर रहे हैं और क्या रेलेवेंस की बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पता दूर दूर तक का नहीं है। कोई और है ना कोई छोर है। कुछ से कुछ कोई भी बोल रहा है, उसके बाद जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बन गया है। अरे जातिगत जनगणना आप किस जाति को कहते हैं? मेरे पास एक्सरे है, अपना एक्सरे पहले करें ना भाई। किस जाति से खुद आते हो? क्या हो? हिंदू तो हो नहीं, किस जाति से आते हो? पहले अपना एक्सरे कर लो, उसके बाद जाके देना। दूसरा संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं। बताइए तो गांधी परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, सब जानते हैं। दिल्ली का फार्म हाउस इंदिरा गांधी उनका था, सब उसको बांट दें। सबसे पहले 22 करोड़ की घोषित संपत्ति है, उसको भी बांट दें। 22 लाख लोगों का भला हो जाएगा। अरे लालू यादव सबसे बड़े सामान, जहां जिस धरती पे खड़ी हैं, छपरा की धरती पर, किसी से ही पूछिए रोड चलते लालू की कितनी संपत्ति होगी तो कोई भी आपको 3-4 हजार करोड़ की नहीं बताएगा। पहला मैनिफेस्टो निकाला जिसने भ्रष्टाचारियों पे एक्शन की बात नहीं की। ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करेंगे, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। अगर भ्रष्टाचार कर रहे होंगे तो उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। वो तो कभी नहीं किया क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचार पर संपत्ति कहां जब्त करेंगे? ठीक है, तो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है लेनिन और चंगेज खान की आत्मा एक साथ घुस गई है। परिवारवाद मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कन्विंस हो गई है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और उसकी सरकार बन रही है, इसलिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। वाह! अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी कह अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अभी आलोक जी ने भी कहा अगर कांग्रेस की सरकार आ रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही इन्फ्रेंस निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। मुझे तो ये जो तर्क दिया जा रहा है, ये तर्क समझ में नहीं आता है। दूसरी बात क्या है, अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो बार बार कहता हूं कि सत्ता के पायदानों पर और तमाम संस्थानों पर
जिन लोगों का हजारों साल से कब्जा है उन्हीं लोगों को डर लगता है, और किसी को कोई डर नहीं लगता। आप किसी ओबीसी समाज के आदमी से पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। दलित समाज से पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। जो आदिवासी समाज, उससे पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। मुसलमानों को डर नहीं लगता है, क्रिश्चियंस को डर नहीं लगता है। तो वो कौन तबका है जिसको इस बात का डर लगता है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर उसका जो वर्चस्व है, जो अनावश्यक वर्चस्व है, जिसके बारे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हमने 2000 साल तक पशुवत व्यवहार किया था, तो मैं तो चाहता हूं कि जातिगत जनगणना हो। ये लोग सामने आए जिन्होंने पशुवत व्यवहार किया था, और मोहन भागवत ये भी कहा था अगले 200 साल तक के लिए आप तैयारी कर लीजिए। मुझे जातिगत जनगणना से डर नहीं लगता है, लेकिन उसका हवा जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ इसीलिए की जा रही है क्योंकि ओबीसी समाज, दलित, आदिवासी तबका अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, और उन लोगों को डर लगता है जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अगर ये ओबीसी के पक्ष में खड़े हैं, अगर दलितों के पक्ष में खड़े हैं, आदिवासियों के पक्ष में खड़े हैं, तो सीना तान के कहना चाहिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अरे रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहली बात आशुतोष जी को बता दूं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स है ना जिनके दिमाग में एक मंडल है, दिल में कमंडल है, इसलिए उनको जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा कौन कर रहा है इस देश में, किसको नहीं पता है? एक ऐसा अबोध बालक जिसको 55 साल के चिर हुआ इस जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। बिहार में तो हुआ था, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। अरे हम तो जनता को यह बता रहे हैं कि गलती से भी इनको 40-50 सीट भी आ जाए ना, तो ये देश का ये हाल कर देंगे। जिस ढंग से देश के ढर्रे को बदलने की कोशिश की जा रही है, आप ये बताइए तो आशुतोष जी, बड़ा कन्वीनियंटली आप टाल गए। क्या सारे मुसलमानों को ओबीसी जाति में करना कर्नाटका में सही काम है? हाँ या ना कोई जवाब दे। एक एक घमंडियों से पूछिएगा चित्रा जी, कर्नाटका सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास गया। कर्नाटका के सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में ले लिया। किसका हक मारा आप लोगों ने? इस देश के ओबीसी का हक मार रहे हैं आप, इस देश के एससी एससी का हक मार रहे हैं आप, और उसके बाद आप बात करते हैं जातिगत जनगणना की। हुआ हम खड़ा कर रहे हैं। आपको कोई चीज नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने के लिए। जहां जहां सरकारें हैं वहां मुस्लिम तुष्टीकरण खुलेआम आप करते जा रहे हैं। इसका कोई विरोध नहीं करेगा क्या? आपने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आपकी सरकार चलेगी, लेकिन आप सुधरे नहीं। ठीक है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है ये। आप कहते हैं कि इसकी संपत्ति उठा के उसको दे देंगे। अपने मैनिफेस्टो में पहली बार संविधान को डिफाई किया कांग्रेस पार्टी ने। आशुतोष जी चुप है। एक लाइन और खत्म करूंगा, एक लाइन में खत्म करो चित्रा जी, एक लाइन। अपने संविधान में इन्होंने पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात की है। क्या ये भारतीय संविधान के उलट नहीं है? जहां हम यूसीसी की बात करते हैं संविधान में, लेकिन उस पर आशुतोष जी चुप रहेंगे, बाकी घमंडिया उस पर चुप रहेंगे। क्यों? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जी को चुनौती देता हूं और कहें कि वो ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के लिए जातिगत जनगणना के पक्ष में है। मैं उनको कहता हूं कहें, नहीं कहेंगे, क्योंकि इस देश हम कह चुके हैं, प्रेसिडेंट के पास जा चुका है। एक मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो बिना गोत्र देखे, बिना जाति देखे कोई काम नहीं करता है। लेकिन जिस दिन आप ओबीसी के हक के बारे में बात करेंगे, जिस दिन दलितों के हक के बारे में बात करेंगे, उस दिन ये कहेंगे ये लोग जातिवाद फैलाते हैं। ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है, खत्म होनी चाहिए। जब भी कोई ओबीसी समाज का कोई नेता खड़ा होता है, उसको भ्रष्टाचारी, उसको न जाने क्या क्या कहकर उसका अपमान किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी क्या किया राहुल गांधी ने? एक बात बताएं ना। खुद कहते हैं कि 55 साल हम सत्ता में रहे। 55 साल आप सत्ता में रहे तो आपको ओबीसी की याद नहीं आई? कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को आपने दबाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपकी दादी ने दबाया। आपके पिता राजीव गांधी लोकसभा में खुल के बोले कि मंडल कमीशन नहीं लागू होना चाहिए। कंचना जी याद होगा, लालू जी अपोज कर रहे थे राजीव गांधी का उस समय। उस पर भी आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आ गए आप लोग के गोद में कि कांग्रेस को अक्ल आ गई है, समझ रही है। अरे कुछ अक्ल उक्ल नहीं आई है। राजनीतिक अवसरवादिता के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं आप लोग। और आज की तारीख में इस देश को जिधर दारुल इस्लाम की तरफ ठेल रहे हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण कर करके, ये देश के लिए खतरनाक है। और ये बात हम देश को बताएंगे। और इसको धार्मिक भावनाओं को बहकाने की बात नहीं कहते हैं। आप जब मुसलमान हो वैसे खुलेआम करें, वो धार्मिक भावना नहीं भड़का रहे हैं। राहुल कांग्रेस के लीडर कहें कि मुसलमानों की पहली पार्टी कांग्रेस है, वो धार्मिक भावना नहीं बहका रहे हैं। लेकिन 82% हिंदुओं की हम बात करते हैं, उनके हक अधिकार की हम लड़ाई लड़ते हैं, तो आशुतोष को लगता है कि हम धार्मिक भावना बहका रहे हैं, हम चुनाव हार रहे हैं। अरे हम काहे के लिए चुनाव हारेंगे? 400 पार होगा। अशोक में मत आ जाइए कि 450 नहीं हो जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा यहाँ बैठे हुए कुछ लोग। बोलिए आशुतोष। अच्छा बात नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है कि आलोक जी का ये हार्ट अटैक होने वाला है, जिस तरीके से बोल रहे हैं। लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बोलिए आशुतोष। नहीं, वो मेरे बारे में टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी करना पड़ेगा ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उनको। तो अजय आलोक जी थोड़ा शांत हो जाइए, चेहरे पे बहुत आपके गुस्सा नजर आ रहा है। चुनाव हारे जीते आपको मुबारक हो, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जिस राजनीतिक दल का क्या हो गया है मुस्कान मेरे चेहरे पे, जिस राजनीतिक दल का आदमी ये कहे कि 82% लोगों की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात नहीं करता है।
वो इस देश के अंदर दंगा भड़काने की बात करता है, वो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की बात करता है। अरे हम और तो क्या यही क्या कर आज रहे हैं समझ हमारे में आ रहा काम में दिख रहा अरे है, आप चाहे आवास आपने योजना हो, कहा चाहे कि- आयुष्मान योजना हो, चाहे कोई अरे योजना आपको हो। डिस्टर्ब नहीं किया अजय आलोक जी, आपने कहा मैं 82% आशुतोष लोगों जी, की आप बात कह रहे हैं करता हूं। 82% की बात कर रहा हूं, मैं उसमें आपत्ति ले रहा हूं। हम 82% की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपने 82% की कहा- हकमारी की बात बात कर रहे हैं। करेंगे। आपने कहा 82% लोगों की बात करते हैं। जब आप जनता दल यूनाइटेड में थे तो आप 100% लोगों की बात करते हैं। जब बीजेपी में आ गए तो 82% लोगों की बात कर रहे हैं। कल बीएसपी में जाएंगे तो कितने परसेंट की बात करेंगे सोच लीजिएगा आप। तो मैं तब भी राजनीति देश की बात करता था, आज भी देश की बात कर रहा हूं। मैं आप आशुतोष कभी नहीं हूं कि देश की चुनाव बात लड़ने नहीं के लिए करते। आशुतोष गुप्ता बन जाऊं। आप- मुझे आप अपने कभी देश मुझे की बात अपने नहीं चरित्र का करते। वर्णन मत कीजिए। आप मैं देश की आशुतोष बात नहीं हूं नहीं- अरे आप- कि चुनाव अरे लड़ने आप- के लिए दिल्ली की आप- सड़कों पर भाई। आशुतोष गुप्ता का बैनर लगा एक एक करके। के जाति की बात तो आप पे घुसी हुई है। आप अरे आज- basically अरे आज- pathological अरे लोग हैं। बात रखिए, आपको इलाज करवाने की जरूरत है आशुतोष जी, देखिए आप चित्रा- पैथोलॉजिकल हो गए। चित्रा दिक्कत जी ये है। चित्रा- अरे चित्रा- प्लीज अजय आलोक जी, ये इलाज करवाने और ये मैं सब कुछ जदयू ठीक में नहीं था, है। तब भी देश प्लीज की एक बात एक करके करता अपनी था। बात रखेंगे, आज व्यक्तिगत बीजेपी में टिप्पणी हूं, नहीं तब भी करेंगे, देश एक की एक बात करके अपनी बात रखेंगे। मैं बोल लेता हूं। देखिए अजय आलोक जी अच्छे आदमी हैं, जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी में आए हैं, अपने आप को स्थापित करना है तो 82% की बात करेंगे, करने दीजिए उनको। इनकी पार्टी में मुझे 82% स्थापित करने की जरूरत नहीं है। मैं आशुतोष नहीं हूं कि मुझे स्थापित होने की जरूरत है, कि मैं कांग्रेस की बुराई करते करते कांग्रेस के तलवे चाटने लगूंगा क्योंकि पार्लियामेंट का टिकट मिल जाए। स्थापित अपने आप को कीजिए, युवराज की चमचागिरी में लगे रहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों शुरुआत में मैंने कहा था सैम पित्रोदा का वो बयान जिसकी वजह से बीजेपी 303 सीट आई, क्या वो बात सही है, या अब सैम पित्रोदा ने जो बात कही है उसके वजह से बीजेपी को जीत हासिल होगी या बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी, क्या बीजेपी को फायदा होगा? तो दोस्तों अपनी बात कमेंट में जरूर रखते जाइएगा। और इस डिबेट वीडियो के बारे में और कालूतोष ने जो कहा और अजय आलोक ने जो उनकी धुनाई की, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर कहते जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।